Hello, friends, myself Abhishek, and welcome you all on this beautiful channel. In this video, we are continuing our the Bioimagica series. हम यहाँ पे Bioimagica series में सेकंड वीडियो आज हम अपलोड करने वाले हैं. इन दिस वीडियो हमने बात की है डायग्राम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डायग्राम हैं उनके बारे में हमने बात की है. उनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी पॉसिबल हो सकती थी इंक्लूड करने के एबल में हो सका वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, ताकि आप डायग्राम्स के साथ में उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसको कवर कर पाएँ. तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हमारे पास में जो डायग्राम है एनसीईआरटी का टेबल, एनसीईआरटी का ये टेबल है वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से हर साल तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं. ये जो टेबल है वो रिलेट करता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन की गई थी या दी गई थी RHP टेकर के द्वारा. RHP टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी इन 1969 में, और इनके अकॉर्डिंग या इन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इन्होंने टोटल जो आपके जीव है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको टोटल 5 किंगडम में इन्होंने क्लासिफाई किया है. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ठीक, अब हम इस टेबल से रिलेटेड जितने भी एनालिटिकल पॉइंट्स हैं उन सब की बात करेंगे, और उस टेबल की तो बात करनी ही है हमें. सबसे पहले इस टेबल को कवर करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी एनालिटिकल पॉइंट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. ठीक, सबसे पहला पॉइंट है सेल टाइप, या इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ और सेल, यानी कि सेल की कॉम्प्लेक्सिसिटी किस लेवल की है. तो सेल टाइप में आपके पास में जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल कंटेन करता है. बाकी जितने भी यानी कि चारों जो किंगडम है उनमें आपके यूकैरियोटिक सेल होती है. मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आपको पता है, और इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा जाता है. तो अगर आपको ये डिफरेंस पता नहीं है तो प्लीज़ अपनी नोटबुक ओपन करें और उसमें जो सेल वाला चैप्टर है उसमें इन डिफरेंस को एकदम थॉरोली लर्न करें अभी के अभी, या फिर बाद में इस वीडियो को कवर करने के बाद में, बिकॉज मैं आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो कि रिलेट करेंगे आपके प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डिफरेंस है उनके ऊपर. तो सबसे पहले हमारे पास में है सेल टाइप. सेल टाइप में मोनेरा आपके प्रोकैरियोट है, बाकी सारे के सारे यूकैरियोट्स. ठीक, सेल वॉल अगर हम बात करें मोनेरा की तो मोनेरा में सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक होती है और पॉलीसेकेराइड प्लस सम अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है. इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं. प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल मिलती है, कुछ में सेल वॉल मिलती है, कुछ में नहीं मिलती. क्या कौन कौन से वो ऑर्गेनिज्म है इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. प्रेजेंट विद काइटिन, अगर मैं फंजाई की बात करता हूँ तो फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इसमें काइटिन प्रेजेंट होता है. और काइटिन के बारे में मैंने इस वीडियो में आगे मैं बात करने वाला हूँ. काइटिन है क्या, किस टाइप का पॉलीमर है और इसके मोनोमर यूनिट्स क्या है. यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और ये एनसीईआरटी का पार्ट भी है. ठीक, प्लांटी है तो आपको सभी को पता होगा कि प्लांटी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है. उसके अलावा भी अदर कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है वो यहाँ पे सेलुलोज होता है. एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. ठीक, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे भी बेसिक पॉइंट है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी यूकैरियोट्स होंगे उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. ठीक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे मैं कहूँ या तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कह दूँ या मैं कह दूँ कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टर्म भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ. जो मोनेरा है वहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं और यहाँ पे लूज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. मतलब कि इनको हम ट्रू टिश्यू नहीं कह सकते, यानी कि इनमें जो अगर हम आप फंजाई के बारे में आपने लर्न किया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि फंजाई में बहुत सारे हाइफी और माइसीलिया, यानी कि हाइफी मिलकर माइसीलिया का फॉर्मेशन करते हैं. और ये हाइफी का जो अरेंजमेंट है, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनमें कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है
जिससे हमें लगता है कि वहाँ पे कोई टिश्यू है, लेकिन वो एक टिश्यू की तरह वर्क नहीं कर पाते हैं। तो वो लूज टिश्यू कह सकते हो, या फिर ये ट्रू टिश्यू नहीं है ये, ठीक। प्लांटी और एनिमेलिया है तो टिश्यू हो सकते हैं, टिश्यू होते ही हैं, ऑर्गन भी होते हैं प्लांटी में। और जो एनिमेलिया है वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम टाइप का ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके पास मोनेरा है, ऑटोट्रॉफिक होगा, और आपके पास ऑटोट्रॉफिक में भी यहाँ पे कीमोसिंथेटिक हो सकता है, फोटोसिंथेटिक हो सकता है। हेटेरोट्रॉफिक भोजन भी आपको मोनेरा, कुछ मोनेरियन होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ, या फिर मैं कह सकूँ जितने भी मोस्ट ऑफ यू बैक्टीरिया है उनका जो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिज्म है। हेट्रोट्रॉफिज्म भी यहाँ पे दो टाइप का है, एक तो है सेप्रोफाइटिक और दूसरा है पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, और पैरासाइटिक, इन दोनों पॉइंट्स को डिफाइन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। प्रोटिस्टा कुछ ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक भी होंगे और कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी होंगे। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक है और हेटेरोट्रॉफिक अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। कुछ का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, आगे अगली स्लाइड में बात करेंगे। फंजाई है, फंजाई का सभी फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होंगे, यानी कि ये सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, सहजीवी हो सकते हैं, लेकिन ये स्वपोषी नहीं हो सकते। सहजीवी फंजाई आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे लाइकेन है, माइकोराइजा है, तो ये सारे सहजीवी फंजाई के एग्जाम्पल हैं। लेकिन फंजाई कभी भी ऑटोट्रॉफ्स नहीं हो सकते, यानी कि फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक नहीं हो सकते, ठीक। प्लांटी है, प्लांटी ऑटोट्रॉफिक होगा और नॉर्मली फोटोसिंथेसिस, सभी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। कुछ अपवाद आपके सामने हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश या फिर लगभग सभी प्लांट्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक होंगे। भोजन का टाइप होलोजॉइक हो सकता है या फिर स्पोरोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक हो सकता है। तो स्टेबल में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। स्टेबल को आप वीडियो ख़त्म होने के बाद में एक बार फिर से अपनी आँखों से इसको निकालें, और इन द नेक्स्ट स्लाइड हम इसके एनालिटिकल क्वेश्चन किस टाइप के आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं मैं स्लाइड में। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोट्स को व्हिटेकर सर ने कितने किंगडम में क्लासिफाई किया। तो आपने अभी देखा है प्रोकैरियोट्स को ओनली वन किंगडम यानी कि मोनेरा में क्लासिफाई किया गया है, ठीक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी है उनको यहाँ पे उनके दो किंगडम यहाँ पे आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा बनाए गए हैं। कौन कौन से वो आप यहाँ से देख सकते हैं, दैट इज मोनेरा और प्रोटिस्टा। क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं तो मोनेरा एंड द प्रोटिस्टा यहाँ पे एक कोशिकीय जीवों के ग्रुप है, किंगडम है, ठीक। उसके बाद में आप यहाँ पे कह सकते हो कि एल्गी, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने एल्गी को कितने किंगडम में क्लासिफाई किया है या कितने किंगडम में उसको जगह दी है। तो हम आंसर देंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी, TAE होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। मोनेरा में आपके पास है BGA। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर एल्गी जितने भी है उनको हमने प्रोटिस्टा में जगह दी है, यानी कि आर.एच. व्हिटेकर ने उसको प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया है। अब यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जाम्पल आपको पता ही होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के हवाले आपके पास है क्लोमाइडोमोनास है, क्लेडोफोरा है, तो ये सारे के सारे क्या है, एसिटाबुलम है, तो ये सारे के सारे एक कोशिकीय एल्गी है जिनको हमने या फिर व्हिटेकर सर ने प्रोटिस्टा में क्लासिफाई किया है। प्लांटी में जितने भी मल्टी सेलुलर एल्गी हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। पर यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा अजीब है, बिकॉज अभी जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हम BGA को एल्गी नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। अगर मैं BGA को, क्योंकि इनका पहले इनको एल्गी माना गया था इसलिए इनका नाम भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन वर्तमान में इनको एल्गी नहीं माना जाता है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन इस BGA से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि किस एल्गी में न्यूक्लियस नहीं मिलता। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि BGA क्या है, प्रोकैरियोट्स है, और प्रोकैरियोट्स में स्पष्ट न्यूक्लियाई नहीं होते, ठीक। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा एल्गी है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल इन दोनों के
जो एंजाइम है या ये दोनों प्रोसेस एक ही चैम्बर में होते हैं। तो ये वाला प्रोसेस भी, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी रिलेट कर रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। अगर आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में बेसिक डिफरेंस पता है तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है यहाँ पे रेस्पायरेशन वाले चैप्टर को, प्लांट रेस्पायरेशन वाले चैप्टर से ये लिंक हो रहा है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है और जो क्रेब्स साइकिल है, अगर हम बात करें किसकी, प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों ही साइटोप्लाज्म में संपन्न होंगे, मतलब कि एक ही चैम्बर में होंगे। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोट्स में ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और जो आपके क्रेब्स साइकिल है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये फॉर्म किया जा सकता है। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन सा एल्गी है जिसमें विसरण ही एकमात्र साधन है किसके लिए, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये भी ये भी आप यहाँ पे कह सकते हो कि एक बेसिक डिफरेंस के बेस के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में ना तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मिलती है और ना ही साइटोस्केलेटन मिलता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं है तो इनमें एकमात्र इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का वे है वो है सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से ही यहाँ पे कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन हो पाता है। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो रेगुलरली घूमता रहता है पूरे सेल में, यानी कि वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है जो हेल्प करती है उस कोशिका या फिर कोशिका के अलग, मतलब कोशिका के अंदर या इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये नहीं मिलता, मतलब BGA ऐसा एल्गी है जिसमें कि विसरण की एकमात्र साधन क्या है, डिफ्यूज विसरण ही एकमात्र साधन है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक, इन द नेक्स्ट स्लाइड हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इस स्लाइड में हमारे पास में है वही 5वां क्वेश्चन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि एल्गी में गैमेट्स का फॉर्मेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एल्गी है जिसमें कि ना तो गैमेट्स फॉर्म होते हैं या फिर मैं कह सकता हूँ जिसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, वो कौन सा एल्गी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी प्रोकैरियोट्स है उनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, यानी कि उनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये भी बेसिक डिफरेंस के ऊपर बेसिक क्वेश्चन था। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक, फिर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सम और एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पे टेबल से डेराइव करके लिखे हैं, या डेरिवेशन या एनालिटिकल पॉइंट्स है जहाँ से या जो इस टेबल से रिलेट कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि सेलुलोजिक सेल वॉल किन किन में प्रेजेंट होगी या किन किन किंगडम्स में सेलुलोजिक सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होंगे। तो हम आंसर देंगे कुछ प्रोटिस्ट है जिनमें कि सेलुलोजिक सेल वॉल मिलती है और सभी प्लांट उनमें सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। बाकी जो फंजाई है, फंजाई में नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, यानी कि उनमें उनके जो सेल वॉल है उनमें सेलुलोज नहीं होता। उनमें जो मेजर कंपोनेंट होता है उनका वो होता है काइटिन, जो कि एक होमोपॉलीसेकेराइड है जिसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करने वाला हूँ। मोनेरा में भी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन और कुछ अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी होती है, इनमें भी सेलुलोज नहीं मिलता। और एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। तो सेल वॉल नहीं होती किन किन में, जितने भी एनिमल है उनमें किसी में भी सेल वॉल नहीं होगी। कुछ प्रोटिस्टा है जिनमें सेल वॉल नहीं मिलती, जैसे यूग्लिना और स्लाइम मोल्ड्स के बारे में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्टिव फेज या जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये स्लाइम मोल्ड्स, उस दौरान ये एक मोटी और स्पष्ट भित्ति का फॉर्मेशन कर देते हैं। बाकी एसेक्सुअल फेज में या फिर कायिक अवस्था में इनमें सेल वॉल नहीं मिलती और इसी कारण इनको पहले फंजाई में रखा गया था, अब बाद में इसको रखा गया है जिसमें प्रोटिस्टा में। ठीक,
तो इस स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास में है कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और यहाँ पे उस टेबल के अलोंग और बहुत सारे पॉइंट है जो कि इन जो हमने पीछे बात की उससे रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट है यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती, हमने अभी बात कर ली है, और सेल वॉल के स्थान पे यहाँ पे मिलता है पेलिकल, जो कि एक प्रोटीन की लेयर होती है। और पेलिकल की उपस्थिति के कारण जो यूग्लिना है उसकी बॉडी, या फिर होता तो यूनिसेलुलर है लेकिन मतलब कह सकते हो उनकी जो मूवमेंट है वो और इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है यूग्लिना में सेल वॉल नहीं मिलती है, वो प्रोटीन लेयर पेलिकल से घिरा रहता है। ठीक, अगर हम बात करें काइटिन की, तो काइटिन एक होमोपॉलीसेकेराइड होता है। काइटिन एक होमोपॉलीसेकेराइड है। इसको हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, यानी ये रियल सेलुलोज नहीं है, इसको कहा जाता है फंगल सेलुलोज। इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामीन। ये ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है, यहाँ पे अमीनो डेरिवेटिव है ग्लूकोज का, उसका ये पॉलीमर होता है काइटिन, और एक होमोपॉलीसेकेराइड है। ये बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में मेंशन किया गया है, और आप यहाँ पे साथ में इसको लर्न कर सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से एक बार हमने बात कर ली है, लेकिन कुछ अलग सी टर्मिनोलॉजी है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में यहाँ पे मेरे को बात करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट अलग से लिया है कि जो मोनेरा है, मोनेरा में आपको कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, और मोस्टली जो मोनेरियंस हैं वो आपके हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट्स, अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। फंजाई है, फंजाई में आपके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने बात कर ली है कि फंजाई मतलब का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होता, बाकी अदर टाइप का हो सकता है। लेकिन ये एक टर्म है जहाँ से क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है कि फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, किस टाइप का है, तो वो ऑस्मोट्रॉफिक टाइप का है। और प्लांटी में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक होता है, इसके लिए एक और टर्म यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ होलोफाइटिक। तो यहाँ पे होलोफाइटिक आपको ध्यान देना है, और ऑस्मोट्रॉफिक आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक, फिर एनिमेलिया है, तो एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफी होती है, आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, जिसको हम इंजेक्शन के द्वारा यानी कि अंतर्ग्रहण के द्वारा, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है होलोजोइक, जो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसको मैं ढंग से सही कर सकता हूँ क्या, होलोजोइक, होलोजोइक यानी कि मतलब आप ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, फंजाई में ऑस्मोट्रॉफिक होगा, प्लांटी में होलोफाइटिक होगा, एनिमेलिया होलोजोइक होगा। ये 3 पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये ध्यान में नहीं रहते, इसलिए उस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को टेकअप किया है कि फंजाई का जो न्यूट्रिशन टेकअप का जो मेथड है वो ऑस्मोट्रॉफिक टाइप का है, प्लांटी में फोटोसिंथेटिक टाइप का जिसको हम होलोफाइटिक कहते हैं, और एनिमेलिया होलोजोइक टाइप का होता है। ठीक, फिर हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम बात करते हैं, हमारा जो मेन थंबनेल था इस वीडियो का वो था डायग्राम्स। तो ये सेकंड डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम है बैक्टीरिया के, अलग अलग टाइप के अलग अलग शेप के बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहले आपके पास में जो बैक्टीरिया फर्स्ट है वो आपको शेप दिखाई दे रही है कि साइज में या शेप में राउंड शेप्ड है, जिसको हम कहते हैं कोकाई। कुछ छड़ के आकार के होते हैं जिसको हम कहते हैं बेसिलाई, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो इनका है स्पोर। ठीक, फिर आपके कुछ स्पाइरलर शेप के होते हैं जैसे कि स्पाइरिला हम कहते हैं, उनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट रहता है। विब्रियो यानी कि कॉमा शेप के होते हैं, ये आपके कॉमा शेप के बैक्टीरिया होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल NCERT में गिवन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रख सकते हो, पूछा जा चुका है इसमें, नीट में नहीं पूछा गया है, लेकिन ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे डिप्लोकोकस, नाम में कॉकस आ रहा है, मतलब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनका शेप कहीं ना कहीं गोलाकार होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया का एक टाइप का न्यूमोनिया है, उसका एक कॉजेटिव एजेंट होता है। ठीक,
फिर यहाँ पे आपके पास में बैसिलस बैसिलाई शेप है, तो यहाँ पे इकोलाई भी एक बैसिलाई टाइप का बैक्टीरिया है। आपने इकोलाई का बहुत बार नाम सुना होगा, और ये आप नहीं सुना तो फर्दर 11th और 12th में इसका नाम आप बहुत बार सुनने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। ये आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में भी मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी में भी मिलेगा, और बहुत सारे चैप्टर आप 12th में पढ़ने वाले हैं। 11th में भी डाइजेशन वाले चैप्टर में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, इन्हें आपको ध्यान देना है। और एक टाइप का बैसिलाई यानी कि छड़ाकार बैक्टीरिया होता है, छड़ की शेप का होता है, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल है बैसिलस एंथ्रेसिस, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे आपके पास में स्पाइरुला शेप का है ट्रेपोनीमा, और आपके पास विब्रियो शेप कॉमा शेप का है विब्रियो कॉलेरी, जो कि कॉलेरा कॉज करता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हेजा। तो हेजा का जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज विब्रियो कॉलेरी, और उसका शेप होता है कॉमा आकार का। इकोलाई का शेप आपको पता होना चाहिए, वो बैसिलस यानी कि छड़ के आकार का होगा। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया एक टाइप का न्यूमोनिया कॉज करता है, ठीक। फिर अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे डायग्राम है, ये डायग्राम है आपके फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक का। यहाँ पे आपको दर्शाया गया है एक स्पेशल टाइप की सेल, नॉन फोटोसिंथेटिक सेल, जिसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये फोटोसिंथेसिस तो नहीं करती, लेकिन इनका जो मेन काम है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करती है। इसमें एक स्पेशल एंजाइम मिलता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज, जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम इनमें प्रेजेंट रहता है इन सेल्स में, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है। बाकी इनकी जो आपके बीजीए है, नॉस्टॉक एक बीजीए होता है, फिलामेंटस बीजीए है, जो कि म्यूसिलेजिनस सीड से आवृत रहती है। इनकी जो सेल, ये पूरी जो सेल की बॉडी है या फिलामेंट है, वो चारों ओर से म्यूसिलेजिनस सीड से आवृत रहता है। बाकी अगर हम बात करें तो इन हेटेरोसिस्ट के अलावा जो भी इनकी सेल होगी वो ऑटोट्रॉफिक यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के कैपेबल होगी, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी का बैक्टीरिया के रिगार्डिंग, वो है डिवाइडिंग बैक्टीरियम यहाँ पे दर्शाया गया है, जहाँ पे ये लेबलिंग आपको आनी चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है वो है सेल वॉल, यहाँ पे ये दर्शाया गया है सेल मेम्ब्रेन, एंड ये वाला जो पार्ट है वो है डीएनए। तो अगर ये वाला जो पार्ट है वो एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम का है, और ये जो डिवाइडेशन है वो हो रहा है फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसको हम कह सकते हैं बाइनरी फिजन। तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो डायग्राम है कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का, और ये डायग्राम हमें बता रहा है जो रिप्रोडक्शन का, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है जो कि फिजन है उसके बारे में जानकारी दे रहा है, उससे रिलेट कर रहा है डायग्राम। तो हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में डिटेल, ज़्यादा डिटेल नहीं पर नॉर्मल डिटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो लेट अस स्टार्ट, ठीक। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, पहले सेक्सुअल की बात कर लेते हैं, जो कि डायग्राम से डायरेक्ट रिलेट हो रहा है कि जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे मेजरली बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। दो मेथड होते हैं, एक तो बाइनरी फिजन है और दूसरा एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, बाइनरी फिजन के बारे में। और ये सब जनन की सबसे सामान्य विधि है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की सबसे सामान्य विधि कौन सी है, फिजन है, ठीक। यहाँ पे तीन स्टेप में ये कंप्लीट होता है। 3 स्टेप नंबर कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सबसे पहले सीधी सी बात है, बैक्टीरिया अगर डिवाइड करना चाहता है, अगर ये बैक्टीरिया डिवाइड करना चाहता है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ये डुप्लीकेट करेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब डीएनए की कॉपी बनेगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बैक्टीरियल डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो यहाँ पे 2 कॉपी बन जाएगी रेप्लिकेशन के द्वारा, आपके जो बैक्टीरियल डीएनए है उसकी 2 कॉपी बन जाएगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक पट्ट का फॉर्मेशन होगा, जैसे वहाँ पे इस लास्ट डायग्राम में दर्शाया गया है।
यहाँ पे एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण ये बैक्टीरिया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक पट्ट का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि सेल जो बैक्टीरियल सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और इस डिवाइडेशन के दौरान प्रत्येक बैक्टीरियल सेल में एक सर्कुलर डीएनए पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए इस वाली सेल में जाएगा और एक इसमें जाएगा, जिससे कि एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये एक टाइप का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। यहाँ पे इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक, तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ। ठीक है, फिर आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वाया कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, और किसके आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं एफ प्लाज्मिड की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे बात कर रहा हूँ। एफ प्लाज्मिड एक विशिष्ट प्रकार का प्लाज्मिड होता है जिसमें ये प्रेजेंट रहता है, उसको हम कहते हैं एफ पॉजिटिव टाइप, और जिसमें ये नहीं मिलता है उसको हम कहते हैं एफ नेगेटिव टाइप। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, एफ पॉजिटिव टाइप का जो बैक्टीरिया है उसमें जो एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसका सबसे पहले रेप्लिकेशन होगा या डुप्लीकेशन होगा, इससे दो एफ प्लाज्मिड का फॉर्मेशन होगा। उसके जो ये एफ प्लाज्मिड यहाँ पे फॉर्म हुआ है इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा एफ नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया में, और इस ट्रांसफरेशन में यहाँ पे हेल्प करेंगी आपके कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिसका फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा पिलाई बैक्टीरिया की सरफेस पे या सेल वॉल पे सेल मेम्ब्रेन से निकली हुई अतिवृद्धि होती है, जिसका फंक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। कॉन्जुगेशन एक ऑल्ड मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसको हम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एफ प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र होगा किससे, एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव में, जिससे क्या होगा जो एफ नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया था वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ पॉजिटिव टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, और ये बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड इसको माना जाता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, ये वाला जो डायग्राम है इस डायग्राम से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये डायग्राम डायनोफ्लैजिलेट्स का है। डायनोफ्लैजिलेट का एक डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करूंगा, फिर इस डायग्राम के ऊपर हम बात करेंगे, एनालिटिकल बात करते हैं। ठीक है, तो आपके पास में जो डायग्राम है यहाँ पे वो डायनोफ्लैजिलेट्स का डायग्राम है, और डायनोफ्लैजिलेट के बारे में एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि ये मेनली मरीन होते हैं, यानी कि मुख्यतया ये समुद्र में मिलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, फर्स्ट पॉइंट है डायनोफ्लैजिलेट के रिगार्डिंग कि ये मेनली मरीन होते हैं। ठीक, इनकी सेल वॉल की जो आउटर सरफेस है वहाँ पे सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं देखने को मिलती है, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा भी है। ये वाली जो वॉल्स है ये कड़ी कड़ी पट्टिकाएं हैं, यानी कि एकदम प्लेट्स होती है सेलुलोज की बनी हुई, जो इनके सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट रहती है, और सेल वॉल के ऊपर प्लेट्स प्रेजेंट होने के कारण इसको हम कहते हैं आर्मर्ड एल्गी, यानी कि ये वाला पॉइंट हम बात कर रहे हैं इनको हम आर्मर्ड एल्गी भी कहते हैं। ठीक, फिर इनमें बात करें इनमें फ्लैजिला का नंबर, तो इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि परस्पर लंबवत प्रेजेंट रहते हैं, मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल होगा तो दूसरा ट्रांसवर्स रहेगा। ठीक, इनके बारे में अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट रहती है, मतलब ये अंधे खुद प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, और इसीलिए इनको सी होस्ट भी कहा जाता है, समुद्री भूत भी इनको कहा जाता है। ठीक, ये ऑटोट्रॉफिक्स में शो करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, और इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको लर्न करने हैं एनसीईआरटी से, और रेड टाइड के जो कारण है वो भी डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है डायग्राम यूग्लिना का। यूग्लिना का जो डायग्राम है उसमें आपको क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है। डायग्राम में आपको यहाँ पे दो फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, एक तो है लॉन्ग फ्लैजिला और दूसरा है स्मॉल फ्लैजिला। यहाँ पे ये न्यूक्लियाई है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका, जो यहाँ पे ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करेगा। और इसके बारे में हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दें यूग्लिना मोस्टली स्वच्छ जल में मिलता है,
जबकि हमने डायनोफ्लैजिलेट्स की बात की थी, तो डायनोफ्लैजिलेट मुख्यतः मरीन होते हैं, ठीक। तो ये मुख्यतः स्वच्छ जलीय होते हैं। पहला पॉइंट, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मिक्सोट्रॉफिज्म होता है, मतलब कि ये ऑटोट्रॉफिज्म भी शो करते हैं, यानी कि जब इनके पास सनलाइट प्रेजेंट होती है तो ये ऑटोट्रॉफिज्म शो करते हैं, और जब सनलाइट नहीं होती तो ये हेटेरोट्रॉफिज्म यानी कि होलोजोइक टाइप का, जंतुसम टाइप का भोजन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं, मतलब इनसे छोटे ऑर्गेनिज्म को का ये भक्षण करता है, ठीक। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो हायर प्लांट्स के सिमिलियर होते हैं, मतलब बीटा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, ये सारे के सारे पिगमेंट इसमें प्रेजेंट रहते हैं जो कि हायर प्लांट्स के सिमिलियर होते हैं। इनमें दो फ्लैजिला मिलते हैं, एक तो शॉर्ट फ्लैजिला और एक लॉन्ग फ्लैजिला, जिनके बारे में हमने बात कर ली है। और इनकी जो बॉडी है वहाँ पे पेलिकल प्रेजेंट रहता है, और पेलिकल की उपस्थिति के कारण इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो लचीला हो जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर लचीला हो जाता है। ये हमने बात कर ली यूग्लिना के बारे में। फिर यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है स्लाइम मोल्ड्स का, इसके बारे में अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो एनसीईआरटी में इसके बारे में जो पढ़ा दिया गया है उतना जो पैराग्राफ है आपके लिए सफिशिएंट रहेगा कि उसको आप लर्न करें। बाकी इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आप इसको एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है उसको आप लर्न कर सकते हैं, और हो सका तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए, ठीक। फिर यहाँ पे जो लास्ट डायग्राम है वो है पैरामीशियम का। पैरामीशियम का जो शेप है वो एक स्लीपर्स के जैसा होता है, आपने स्लीपर के जैसा इसका शेप है, इसलिए इसको हम स्लीपर शेल और लाइक ऑर्गेनिज्म इनको कहा जाता है। ये एक सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इनका जो बॉडी सरफेस है उनके ऊपर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट रहते हैं जो कि इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब इनका जो लोकोमोशन होता है वो सीलिया के द्वारा होता है, और सीलिया का नंबर इतना हाई होता है, इसलिए ये जो वाटर में बहुत तीव्रता से और सक्रियता से गति करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। सीलिया का एक और फंक्शन है लोकोमोशन के अलावा कि जो फूड है उसको, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो इसको हम कहते हैं साइटोफेरिंग्स। तो जो फूड को यहाँ पे सीलिया फूड को यहाँ तक पहुँचाते हैं ताकि ये फूड को आपके अपने अंदर ग्रहित कर सके और अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर पाए। ये इसका न्यूक्लियस है पैरामीशियम में। न्यूक्लियस के बारे में भी आपको ध्यान देना है कि पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, दो न्यूक्लियस मिलते हैं, यानी कि पैरामीशियम की जो सेल है वो बाई न्यूक्लिएटेड होती है। बाई न्यूक्लियस में दो टाइप की न्यूक्लियाई है, एक तो आपकी लार्ज न्यूक्लियाई होता है और एक स्मॉल न्यूक्लियाई होता है। लार्ज न्यूक्लियाई यहाँ पे इसको रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, और जो स्मॉल न्यूक्लियाई है वो रेगुलेट करता है किसको, रिप्रोडक्शन को। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान देना है। हमने अभी तक हमारा जो सिलेबस है उसमें एकमात्र ऐसी सेल है जो कि बाई न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम में, यूग्लिना में, और यहाँ पे किसका काम करेगा, ये आपके ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीजन में हेल्प करता है। तो फर्स्ट डायग्राम हमने देखा डायनोफ्लैजिलेट्स का, उसके बाद में हमने यूग्लिना की बात की और स्लाइम मोल्ड्स की बात की, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में हमने बात की पैरामीशियम की, ठीक। फिर हमारे पास में डायग्राम है फंजाई का। आपके पास में एनसीईआरटी में 3 डायग्राम दिए गए हैं। सबसे पहला डायग्राम है, ये डायग्राम है म्यूकर का। ये डायग्राम है म्यूकर का जो रिलेट करता है किसको, फाइकोमाइसिटीज को। तो ये डायग्राम है म्यूकर का और ये किससे रिलेट करता है, फाइकोमाइसिटीज क्लास का है, ठीक। सेकंड डायग्राम आपके पास में एस्परजिलस का गिवन है। एस्परजिलस के बारे में आपको पता ही है कि एस्परजिलस नाइगर आपको सिट्रिक एसिड प्रोवाइड करता है, ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। एस्परजिलस नाइगर से हमें सिट्रिक एसिड मिलता है, ठीक। और ये बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज से, एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करता है एस्परजिलस। थर्ड डायग्राम आपके पास में एगेरिकस का है। एगेरिकस बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसिटीज से, और यहाँ पे आप डायग्राम को देख के आपके मन में एक सब वर्ड आ रहा होगा, दैट इज मशरूम। इनको हम मशरूम भी कह देते हैं, और ये जो मशरूम है वो एडिबल होते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है कि एक स्पेशल टाइप का मशरूम होता है जिसको हम कहते हैं एमिनीटा। एमिनीटा यानी कि एक स्पेशल टाइप का मशरूम होता है जिसको हम कहते हैं टोडस्टूल, और उसका एक टाइप है एमिनीटा जो कि एक टॉक्सिक
मशरूम है और इसको खाने के कारण ही जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट को काले पानी की सजा दी गई थी, उसको एक टापू में रखा गया था और उस टापू में उसने इस फंजाई का इस मशरूम का सेवन कर लिया। कौन सा मशरूम? यहाँ पे एमिनीटा यानी कि टोड स्टूल का उसने सेवन किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम है आपके किसका? म्यूकर का, सेकंड एस्परजिलस का और थर्ड यहाँ पे एगेरिकस का डायग्राम है। आपको फंजाई को टिल द एंड आराम से कवर करना है। उसमें आपको यहाँ पे ध्यान दें, फंजाई पढ़ते टाइम आप पहला पॉइंट क्या ध्यान देना है आपको? फंजाई पढ़ते टाइम आपको उसका जितना भी हैबिटेट है, मतलब फाइकोमाइसिटीज का हैबिटेट, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड बेसिडियो का जो हैबिटेट है वो एकदम करेक्टली और डिटेल में लर्न करना है। दूसरा पॉइंट, आप जितने भी एग्जाम्पल है उसको एकदम ध्यान से लर्न करना है। जितने भी एग्जाम्पल है उसमें किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी फंजाई से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनाया जाता, ठीक। फिर यहाँ पे है हम पहुँचे हैं वायरसेस के ऊपर। हमारा जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम है टबैको मोज़ेक वायरस यानी कि TMV का, ठीक। TMV का बहुत सबसे पहला खोजा गया ये वायरस था। इसकी खोज की थी इवानोवस्की साइंटिस्ट ने 1892 में इसकी खोज की गई थी, 1892 में। अगर मैं इस बैक्टीरिया की या फिर इस वायरस की बात करूं तो इस वायरस का जो स्ट्रक्चर है, अगर इसका स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है? एक रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, मतलब एक छड़ाकार बैक्टीरिया है ये, जिसमें कि आपको बहुत सारे ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं इसको हम कहते हैं कैप्सोमियर। और ये पूरा का पूरा पार्ट इसका है प्रोटीन का बना हुआ, इसको हम कहते हैं कैप्सिड, ठीक। और इसका जो आरएनए है वो भी हेलिकल फॉर्म में अरेंज रहता है और इनका जो जीनोम होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है TMV। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो TMV क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। और यहाँ पे आपको कैप्सोमियर मिलते हैं और कंप्लीट जो प्रोटीन का बना हुआ पार्ट है उसको हम कहते हैं कैप्सिड, ठीक। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम आपके सामने है बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज के डायग्राम की लेबलिंग आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ये वाला पार्ट है हेड, ये वाला पार्ट है कॉलर और ये वाला पार्ट है शीथ और ये है टेल फाइबर्स, ठीक। वापस देख लो, ये हेड, ये कॉलर, ये वाला जो पार्ट है कॉलर, ये शीथ और ये टेल। आपको जो 12th का NCERT है उसका माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में भी बैक्टीरियोफेज और कुछ वायरसेस का डायग्राम गिवन है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये वाला जो डायग्राम है वो एम्स में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसकी नेमिंग इंपॉर्टेंट है, हेड वही नेमिंग सेम है, उसके अलावा कॉलर भी सेम है। दो एक्स्ट्रा नेमिंग यहाँ पे, एक तो है पुच्छ प्लेट, यानी कि जहाँ से ये जो टेल है वो ओरिजिनेट हो रही है उसको हम कहते हैं पुच्छ प्लेट। और यहाँ पे ये सूची, इसको आंग्ल भाषा में आप देख लेना क्या कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं सूची, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें किसके बारे में, बैक्टीरियोफेज के बारे में, तो बैक्टीरियोफेज में कैप्सोमियर नहीं मिलते। कैप्सोमियर हमने बात की थी, अब हमने लास्ट डायग्राम TMV का देखा है, इसमें हमने बात की कि जो TMV है उसमें आपको कैप्सोमियर देखने को मिलते हैं। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कैप्सोमियर, जो कि बैक्टीरियोफेज में नहीं मिलते। बैक्टीरियोफेज में आपको कैप्सोमियर नहीं मिलते। कंप्लीट ये वाला स्ट्रक्चर इसको हम कैप्सिड कहते हैं, लेकिन इसमें कैप्सोमियर नहीं होता है, ठीक। फिर यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है, सेकंड वायरस है यहाँ पे आपको जो गिवन है दैट इज एडिनो वायरस। यहाँ पे ये एडिनो वायरस का डायग्राम गिवन है और जो एडिनो वायरस है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है। और एक और बात आपको ध्यान देनी है कि जितने भी बैक्टीरियोफेज है, एक अपवाद है यहाँ पे, उसके अलावा जितने भी बैक्टीरियोफेज है वो DNA वायरस होते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे डायग्राम दिया गया है किसका? TMV का। ये TMV वायरस है और मैंने आपसे कहा था ये डंडाकार वायरस होता है, तो इसको इतने टाइम्स हमने मैग्नीफाई करके जो डायग्राम है वो यहाँ पे गिवन है। और ये क्या है? एक संगठित डंडाकार वायरस है। कौन सा वायरस है? TMV वायरस है, ठीक। तो ये डायग्राम भी आपको यहाँ पे साथ साथ में लर्न कर लेना है। फिर उसके बाद में हमने वायरसेस की बात कर ली, तो कुछ हिस्ट्री के बिना वायरसेस की जो बात है वो थोड़ी अधूरी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वायरसेस
का जो खोज है, सबसे पहला जो वायरस खोजा गया था दैट इज़ TMV, जिसके बारे में हमने लास्ट स्लाइड में बात की है, और उसकी खोज की गई थी इवानोवस्की के द्वारा। कब की गई? 1892 में। ठीक, 1898 में आपके बेजेरिंग के वैज्ञानिक ने वायरसेस को कंटेजियस वाइवम फ्लूइडियम की संज्ञा दी। उन्होंने इसको कंटेजियस वाइवम फ्लूइडियम कहा, जिसका मीनिंग होता है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। उसके बाद में 1935 में स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया, यानी कि उसको क्रिस्टल की फॉर्म में अलग किया गया। ठीक, यहाँ पे जो वायरस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हिस्ट्री गिवन है NCERT में इस चैप्टर में, तो वो भी आपको ध्यान देनी है कि 1967 में RH व्हिटेकर ने 1969 में RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हल्का सा कंफ्यूजिंग है, कह सकते हो कि वर्तमान में यानी कि 2020 की जो NCERT है, करंट NCERT, उसमें यहाँ पे करेक्शन हुआ है। जो पुरानी NCERT है उसके अकॉर्डिंग जो वायरस टर्म है वो दी गई थी पाश्चर के द्वारा, और वायरस की जो खोज की गई थी वो की गई थी इवानोवस्की के द्वारा। और जो ये वाली जो लाइन यहाँ पे लिखी गई है वो NCERT की है। इसके अकॉर्डिंग जो वायरस टर्म है, जो द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय डेमिट्री इवानोवस्की। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये करेक्शन हुआ है NCERT में। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड किया है कि जो वायरस है उसका जो नेम है, टर्म वायरस दिया गया था इवानोवस्की के द्वारा, न कि पाश्चर के द्वारा। यहाँ पे पाश्चर नहीं, यहाँ पे NCERT में, ओल्ड NCERT में किसका नेम था? पाश्चर ही था मेरे हिसाब से, नहीं? हाँ, पाश्चर ही था। तो पाश्चर की जो खोज की गई है, मतलब पाश्चर पुरानी NCERT का जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि जो वायरस है टर्म वो दी गई थी पाश्चर के द्वारा, और वायरस की खोज की गई थी इवानोवस्की के द्वारा। यहाँ पे आप इस लाइन को वापस कंफर्म करें और नोट करें अपनी NCERT में। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। 1 या 2 ग्रुप में तो मिनिमम आपको शेयर करना ही है। थैंक यू।